सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। मैं बायोलॉजी की सीरीज आप लोगों के सामने ले आया हूं और ये सीरीज काफी बेनिफिशियल है आपके बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, जिसमें साइंस 25 क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे कोई भी एग्जाम जो आपका चाहे सेंट्रल लेवल पे पूछा जाए या स्टेट लेवल पे पूछा जाए, ये बीपीएससी के प्री के लिए भी आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे कि इसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टिश्यू यानी कि उत्तक। ठीक है, इसके बाद आपका 4 टॉपिक या 5 टॉपिक ही बचेगा। जैसे एक आपका टॉपिक बचेगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। और एक टॉपिक बचेगा जेनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक बचेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत मेजर टॉपिक है और बहुत एग्जाम पूछता है, बहुत बच्चे इसको बहुत ज्यादा टफ चैप्टर मानते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कितना इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक है आपका एनिमल किंगडम और अगला है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, इसी में क्लासिफिकेशन में ही एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में ही आप पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, प्लांट के बारे में, प्लांट डिजीज। ठीक है, तो वो आपका प्लांट किंगडम में आ जाता है। और उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको आपके लिए रखा हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कि मृदा वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला टॉपिक रखें। एक आपका रखें इन्वेंशन, डिस्कवरी, बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी इन्वेंशन है। ठीक है, एक मैं आपके लिए रखा हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम में आपका कमल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं, पीकॉक का साइंटिफिक नेम, मटर का साइंटिफिक नेम, होमोसेपियंस जैसे मानव का साइंटिफिक नेम, टाइगर का, लायन का, एलिफेंट का। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम। और लास्ट में एक टॉपिक आपका बचता है पॉलीगन, पॉलीमर, सॉरी, पॉलीगन तो मैथ में है, पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर जो है बहुलक, ये आपका केमिस्ट्री का भी पार्ट है और आपका बायोलॉजी का भी पार्ट है। इसे मैं दोनों के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टिश्यू यानी कि उत्तक। सेल हम लोग पढ़ चुके थे, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। ठीक है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। बहुत सारे सेल मिलकर आपका टिश्यू का निर्माण करते हैं यानी कि उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं जिसको अंग बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपका ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको अंग तंत्र बोलते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जिसको जीव बोलते हैं। ठीक, ये मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था। अब आगे आते हैं टिश्यू बोलते किसको है एक ग्रुप ऑफ सेल। सबसे पहले ये सेल का ग्रुप होगा, कोशिकाओं का ग्रुप होगा, जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा। यानी कि वो एक ही ओरिजिन होगा उसका, या तो हार्ट का सेल है तो हार्ट वाला ओरिजिन ही होगा, स्ट्रक्चर उसका सेम होगा और फंक्शन, काम उसका सेम होगा, काम भी उसका सेम होगा। स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी नामकरण दिया था मेयर ने, ये आपको याद रखना, हिस्टोलॉजी नामकरण दिया था मेयर ने। स्टडी ऑफ श्रब्स, स्टडी ऑफ श्रब्स बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रास बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एक चीज याद रखिएगा, बाल, हेयर के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको स्टडी वाला टॉपिक भी एक बहुत जरूरी है, वो भी मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए स्टडी वाला टॉपिक ले आऊंगा। आगे आते हैं। टिश्यू जो है दो तरह में, अब दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। बस इतना ही है और इसमें इतना करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। टिश्यू, टिश्यू कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 40 से 50 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम है। ठीक है, ये कवर करता है किसी भी चीज का, बाहरी, सबसे बाहरी पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है, एक तो ग्लैंडुलर किसी ग्रंथि वगैरह में पाया जा सकता है, या तो किसी चीज की कवरिंग या लाइनिंग में पाया जाता है। इसको मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा। और एक चीज और, इसमें आपका जो ग्लैंड है वो दो तरह से हो सकता है, या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो इसमें आपका डक्ट पाया जाएगा। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो हार्मोन निकालते हैं या ये जो एंजाइम निकालते हैं, वो अपना हार्मोन या एंजाइम को डक्ट में, सीधा नली में डाल देते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का सैलिवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, और भी बहुत सारे ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। और इसको मैं डिटेल में आपका ग्लैंडुलर सिस्टम यानी कि ग्रंथि तंत्र में पढ़ा चुका हूँ। इंडोक्राइन का बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये आपका हार्मोन निकालती है और ये डक्टलेस होती है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है। तो चूंकि इसमें नली नहीं पाया जाता है तो ये अपना हार्मोन जो निकालेंगी वो सीधा ब्लड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये था आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का बात करें तो ये नॉन वॉलंटरी और वॉलंटरी और कार्डियक तीन तरह का हो सकता है। नॉन वॉलंटरी, वॉलंटरी और कार्डियक, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे नीचे आगे। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है लिगामेंट, टेंडन, स्केलेटन। और स्केलेटन का आपका एग्जांपल है कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड का एग्जांपल है वस्कुलर टिश्यू और ब्लड और लिम्फ, ठीक है। और एक आता है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, इसके बारे में ये आपको पता बता देंगे। ये क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं जो कि ब्रेन से अटैच होते हैं। और अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो हम लोग ना तो सुन सकते हैं, ना तो आपका देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सेंसरी वर्क हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका एनिमल टिश्यू का जो ब्रीफ था, मतलब समझिए एक तरह से ब्रीफिंग आपको दिए। अब डिटेल में देखते हैं कि एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, सबसे बाहरी पार्ट में, जैसे कि त्वचा वगैरह में, त्वचा का जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसमें, तथा स्किन पर टाइट कवरिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग लेयर प्रदान करते हैं आपको हीट से, कोल्ड से, रेन से, किसी भी चीज से आप अगर बचते हैं तो वो आपको बचाने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसमें ये हम लोग को सेंसेशन डिटेक्ट करता है, जैसे कि साइट आप देख रहे हैं तो देखने का जो काम करता है वो एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। आप अगर स्मेल कर रहे हैं तो उसका काम भी एपिथेलियल टिश्यू करेगा। आप अगर टेस्ट ले रहे हैं, किसी चीज का स्वाद आप ले पा रहे हैं तो उसका काम करेगा एपिथेलियल टिश्यू। हमारे जीभ में होगा टेस्ट रिसेप्टर, देखने के लिए रिसेप्टर, स्मेल करने के लिए रिसेप्टर और टेस्ट करने के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। देखने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल करने के लिए आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, देखने के लिए ऑप्टिकल रिसेप्टर, स्मेल करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और टेस्ट करने के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं सेंसेशन। ये हमारे माउथ लाइनिंग में पाया जाएगा, ठीक है, मुंह के लाइनिंग में। और किस किस लाइनिंग में पाया जाएगा, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के लाइनिंग में पाया जाएगा, लंग्स के लाइनिंग में पाया जाएगा, एल्वेलॉय के लाइनिंग में पाया जाएगा, किडनी के लाइनिंग में पाया जाएगा। यानी कि ये जो है आपका लाइनिंग बनाता है, किसी भी ऑर्गन का बाहरी वाला पार्ट लाइनिंग, वो यही बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम बताए थे स्किन का बाहरी पार्ट ये है, तो किसी ऑर्गन का भी बाहरी पार्ट यही है। बाहर के किसी भी वस्तु का स्किन स्किन के थ्रू अंदर जाने के लिए एपिथेलियल टिश्यू से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि आप नहीं बोलते हैं तुमको अगर यहां से वापस जाना है तो मेरे लाश से गुजरना होगा, ठीक है। उसी तरह ये एपिथेलियल टिश्यू बोलता है किसी भी बाहरी सब्सटेंस, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो या रेन हो, ये बोलता है कि अगर तुमको शरीर के अंदर जाना है, स्किन के अंदर जाना है, तो तुमको मेरी लाश से गुजरना होगा, मेरे से होकर गुजरना होगा। वो बोलता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये एक तरह का सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, ठीक है। कोई भी आपका इंटर करेगा या लीव करेगा वो इसी के थ्रू करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है पसीना जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, एपिथेलियल टिश्यू से के द्वारा ही बाहर निकलता है, ठीक है। ठीक है, पानी वगैरह भी शरीर में घुसता है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही घुसता है। आप कोई क्रीम लगाते हैं तो शरीर उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एपिथेलियल टिश्यू के कारण ही होता है। आगे आते हैं, अगला है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं पेशीय उत्तक, ठीक है। ये हमारे मसल में पाया जाएगा, ये हमारे मसल में पाया जाएगा। ये एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन का बना होता है और हमें फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। किसमें मदद करता है, फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है, ठीक है। और जो आपका मसल टिश्यू है वो मसल फाइबर का बना होता है और इसका बेसिक यूनिट है मसल फाइबर। आपसे पूछेगा कि मस्कुलर टिश्यू जो है पेशीय उत्तक, उसका बेसिक यूनिट क्या है, मूल आधार, मूल इकाई क्या है, तो मसल फाइबर है, मसल फाइबर, ठीक है।
तो हम ये भी आपको बता चुके हैं कि एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन का बना होता है और ये 3 तरह का होता है। पहला टाइप है इसका नॉन वॉलंटरी मसल, इसी को नॉन स्ट्रिएटेड भी बोल देते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है, यानी कि अनैच्छिक पेशी। मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपको बोलेगा कि किडनी को फंक्शन करना रोक दो, आपके बस की बात नहीं है, आपके औकात की बात नहीं है। आप किडनी का फंक्शन रोक दीजिएगा, लीवर का फंक्शन रोक दीजिएगा, लंग्स का फंक्शन रोक दीजिएगा, ये आपके बस का बात नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए सांस लेना रोक दे, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि लंग्स काम करना बंद कर देगा। आप खुद धीरे एक बार सांस लेना आप बंद कीजिएगा, आपको सफोकेशन फील होगा, आप अपने आप सांस लेना शुरू कर दीजिएगा। आप जबरदस्ती इसको रोकने का भी कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाइएगा। ये होता है आपका नॉन वॉलंटरी मसल, यानी कि अनैच्छिक पेशी। अगला है आपका वॉलंटरी मसल, यानी कि ऐच्छिक पेशी। इसको स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं, स्ट्रिएटेड शॉर्ट वर्ड भी आप याद रखिएगा, स्ट्रिएटेड भी इसका एक नाम है। और वॉलंटरी मसल का मतलब क्या होता है कि आप अपने इच्छा से उसको हिला डुला सकते हैं, आप अपनी इच्छा से उस ऑर्गन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगली हो गया, गर्दन की मांसपेशी हो गया, ये सब आप अपने मन से हिला डुला सकते हैं। देखिए, हाथ हिला सकते हैं जब मन तब, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वो हाथ का यूज करके ही बता रहा हूँ। तो ये आपका वॉलंटरी मसल है, ऐच्छिक पेशी है। अगला है कार्डियक मसल, ठीक है, यानी कि हार्ट का जो मसल होता है वो कार्डियक मसल, वो भी आपका इसका 3rd नंबर पार्ट होता है। ये भी आपका इनवॉलंटरी इनएक्शन है, आप हार्ट को भी नहीं रोक सकते, ये काम करने में इनवॉलंटरी ही है। इसको इनवॉलंटरी यानी कि नॉन वॉलंटरी मसल में भी रख सकते थे, इसको अलग इसलिए किया गया क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो इंसान का हमेशा धड़कता रहता है, सोते समय भी नहीं सोता है, ये जिंदगी भर काम करता है हार्ट जो है। अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया, समझिए इंसान का राम नाम सत्य हो गया। हार्ट के वॉल पर पाया जाता है और यह कभी लैक्टिक एसिड नहीं बनाता। इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसको अलग करने का रीजन क्या है कि हार्ट का मसल जो है कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनाता है, इसीलिए हार्ट कभी थकता नहीं है। आप समझिए कि आपको पूरा मसल आपका थक जाएगा, हाथ से आप ज्यादा काम कीजिएगा तो आपका हाथ थक जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ आपका लैक्टिक एसिड बनाता है, पैर लैक्टिक एसिड बनाता है, उंगली लैक्टिक एसिड बनाता है, गर्दन लैक्टिक एसिड बनाता है। लेकिन आपका हार्ट का जो आपका मसल है, कार्डियक मसल, वो आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनाता है, इसलिए हार्ट जो है वो कभी थकता नहीं है, इसलिए इसको दोनों से अलग किया गया है। आगे आते हैं, अगला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी उत्तक। इसका काम क्या है, दूसरे उत्तकों को जोड़ना, होल्डिंग अदर टिश्यूज, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। इसका कार्य क्या है, बॉडी के विभिन्न अंगों को जोड़ना है। एक तो आपका टिश्यू को होल्ड करके रखना है, दूसरे उत्तकों को, और विभिन्न बॉडी के अंगों को जोड़ना इसका काम है, ठीक। इसका नाम संयोजी उत्तक इसलिए पड़ा क्योंकि ये संयोजन यानी कि जोड़ने का काम करता है। और ये जनरली आपका ठोस अवस्था में भी पाया जाएगा और लिक्विड अवस्था में भी पाया जाएगा। ठोस अवस्था में पाए जो जाते हैं उसका नाम आप देख लीजिए, लिगामेंट। हम जब आपको हड्डी चैप्टर पढ़ा रहे थे, बोन चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें लिगामेंट के बारे में बताया था। इसका टेक्निक है BLB, यानी कि बोन से बोन को जोड़ेगा लिगामेंट, ठीक है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। उसी तरह अगला है टेंडन, टेंडन, ठीक है, कनेक्ट करता है आपका बोन टू मसल, बोन टू मसल। और एक टेक्निक और बताए थे कि लिगामेंट में आपका क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताइए, कोलाजन, ठीक है, कोलाजन। और टेंडन में आपका पाया जाता है इलास्टिन, इसको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। इसमें पाया जाएगा कोलाजन और इसमें पाया जाएगा इलास्टिन। इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया था। एलसी गेट, रेलवे में होता है ना एलसी गेट, फाटक बंद हो जाता है तो आप लोग फाटक पे खड़ा होकर गेट खुलने का, ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं, उसको एलसी गेट बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट। रेलवे में, रेलवे का टर्म है, जो रेलवे में होंगे वो इसको अच्छे से समझते होंगे। तो वो एलसी इसका ट्रिक है। एल सी यानी कि एल का मतलब हो गया लिगामेंट और सी का मतलब हो गया कोलाजन, कोलाजन, ओ सॉरी आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अगला है कार्टिलेज, जो ठोस अवस्था में संयोजी उत्तक पाए जाएंगे उसमें अगला है कार्टिलेज। मैं बताया था कि ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, ठीक है, बोन 1 और बोन 2। तो इसका जो सबसे अगला वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। और एक बीमारी होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, उस वो आपका क्या होता है, कार्टिलेज को ही डैमेज करने लगता है आपका बॉडी का सेल,
ठीक है। कार्टिलेज बहुत जरूरी है, ये आपका शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है शरीर में। ये बोन ज्वाइंट पर पाया जाएगा, हमेशा आपका बोन ज्वाइंट पर पाया जाता है। अगला, कुछ संयोजी उत्तक जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि वस्कुलर टिश्यू। द्रव अवस्था में जो भी पाया जाएगा फ्लूइड अवस्था, उसको वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और इसमें आपका ब्लड और लिम्फ कहलाता है। हम आपको प्लांट जब बताए थे, तो प्लांट में आपका दो टिश्यू बताए थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये मैंने बताया है या नहीं बताया पता नहीं। जाइलम का मतलब होता है जल, जौ, जाइलम जौ से जल, फ्लोएम फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, फूड यानी कि खाना। जाइलम का काम है जल और मिनरल, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का मतलब है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो भी एक प्लांट में वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, फ्लूइड अवस्था में। लेकिन अगर एनिमल का बात करें तो वस्कुलर टिश्यू आपका है ब्लड और लिम्फ। लिम्फ जो है एक कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, कलरलेस। जब अभी आपका कहीं पे चोट लगेगा तो देखिएगा एक वो ट्रांसपेरेंट, जैसे नहीं बोलते हैं कि अरे घाव से पानी निकल रहा है, तो वो पानी एक्चुअली लिम्फ होता है, लसिका लिम्फ, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप ब्लड चैप्टर में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। टिश्यू में बस आपको समझना है टिश्यू है क्या। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है, आप आंसर मार दीजिएगा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू का एक सबसे बड़ा खासियत बता देते हैं आप लोग को, कि ये कभी भी खराब नहीं होगा, कितना भी पानी में रख लीजिए खराब नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका बताते हैं, आपका जीव। जीव जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, यानी कि संयोजी उत्तक से बना है। जीभ में देखिएगा हमेशा लार आते रहता है ना। आपका जीभ, मुंह हमेशा पानी से भींगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी जीभ आपका खराब नहीं होता। क्या आपका जीभ खराब होता है? नहीं खराब होता। किसी भी चीज को पानी में डाल दीजिए वो खराब हो जाएगा, लेकिन कोई भी चीज आपका अगर कनेक्टिव टिश्यू से बना है तो वो खराब नहीं होगा। आपका जीभ कभी खराब नहीं होता, 24 घंटा पानी में रहने पर भी वो खराब नहीं होता है। इसका एक ही रीजन है कि वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले संयोजी उत्तक का बना होता है, यानी कि वो एक संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से बना है। आगे आते हैं, अगला नर्व टिश्यू। ह्यूमन में आपका लास्ट बचा हुआ है नर्व टिश्यू। और नर्व टिश्यू जो है ये, इसके बारे में मैं नर्वस सिस्टम में पूरे डिटेल से बताया हूं। तो वो वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप जाके नर्वस सिस्टम देख लीजिए। तो नर्व टिश्यू जो है ये आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाया जाएगा। तीन जगह पाया जाएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व टिश्यू न्यूरॉन्स का बना होता है, ठीक है। और इनका कार्य क्या है? बॉडी से सिग्नल लेकर जाना। और ये सिग्नल किस तरह का सिग्नल लेके जाएंगे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। रैपिड फ्लो ऑफ आयंस, याद रखिएगा, जो न्यूरॉन्स है ये सिग्नल लेके जाते हैं, ये रैपिड फॉर्म्स फ्लो कराते हैं आयंस का। आयन का रैपिड फ्लो इन और आउट होता है, एक तो अंदर जाएगा एक बाहर आएगा। इसके दो रूप है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू के दो रूप है, सीएनएस और पीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डायरेक्टली ब्रेन से अटैच हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही दो गो। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से अटैच्ड हो, ब्रेन नहीं हो, ब्रेन से अटैच्ड हो। तो ये बीच वाला पार्ट ब्रेन हो गया, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन से अटैच्ड जो भी होगा वो हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका ब्रेन चैप्टर पढ़िएगा तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। जन्म के बाद इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, यानी कि नर्व टिश्यू जो है, नर्व टिश्यू संवेदी उत्तक, इसमें जन्म के बाद कोई भी डिवीजन नहीं होगा। यानी कि नर्व टिश्यू की अगर मृत्यु हो जाए तो उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर नर्व टिश्यू की मृत्यु हो जाए तो इसको बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ए पर्सन बोलते हैं, कि भाई नर्व, आपको नर्वस सिस्टम का कोई भी बीमारी हो जाए वो लाइलाज है। जैसे कि आपका पोलियो, पोलियो में आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। देखिए पोलियो लाइलाज है, कोई बीमारी नहीं, एक बार आपको हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। आपका रेबीज, रेबीज जो है रूबेला या रोहबडा या लेसो वायरस जो बोलिए, उससे फैलता है। और ये, इसमें भी आपका ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। आप टेटनस, टेटनस जो है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ऐसे करके कुछ नाम है ना। हम्म। तो टेटनी जो है, ये टेटनस, ये आपका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, याद रखिएगा। तो इसीलिए नर्व सेल अगर आपका इफेक्ट होता है तो उसका रीजनरेशन पावर सबसे मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम रीजनरेशन पावर, यानी कि अपने आप को ठीक कर ही नहीं पाता है। और सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर है आपका लीवर का, वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को तुरंत ठीक कर लेता है। अब आगे आते हैं न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं। न्यूरॉन्स ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, 90 सेंटीमीटर इसका लंबाई एवरेज बोला जाता है। और ये इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं, क्या ट्रांसमिट करते हैं? इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये भी आपको याद रखना है। न्यूरोलॉजिकल सेल्स,
ये इम्पल्स ट्रांसमिट तो नहीं करते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सेल जो है इम्पल्स तो ट्रांसमिट नहीं करते, लेकिन ये न्यूरॉन्स का काम में उसका हेल्प करते हैं। स्वान सेल क्या होता है? ये पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये केवल स्तनधारी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल स्तनधारी मैमल्स में पाया जाता है। ये आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वान सेल किसका पार्ट है? ये पीएनएस का पार्ट है, पीएनएस, और ये केवल स्तनधारी में पाया जाता है। पीएनएस का बात किए थे, जो मैं आपको नर्व नर्व सेल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि पीएनएस का दो पार्ट है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व आपका 12 पेयर होता है और स्पाइनल नर्व आपका 13 पेयर होता है। और इसके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन का फोटो बनाया गया है, मैंने बनाया है। इन आवर बॉडी इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आपका सिग्नल जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। नर्वस सिस्टम बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, ठीक है। और ये बना होता है नर्व सेल या न्यूरॉन्स का। इसका सबसे लंबा है न्यूरॉन्स, 90 सेंटीमीटर, बता ही चुके हैं। और न्यूरॉन्स में जन्म के बाद कोई डिवीजन नहीं होता है, इसलिए नर्व सेल और ब्रेन का रीजनरेशन पावर सबसे कम होता है, ठीक है। अब ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है नर्व सेल का। इसमें आपका जो सबसे बाहर वाला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डेंड्राइट है, ठीक है। यही डेंड्राइट आपका इंफॉर्मेशन लेता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है। फिर ये डेंड्राइट के बाद जाता है यहाँ पे बीच वाला पोर्शन में, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। बीच वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी में जाता है, फिर यहाँ से आपका एक्सॉन, ये आपका है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन, ये एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से होते हुए ये सिग्नल निकलता है, और यहाँ पर कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपका एक्सॉन टर्मिनल, सबसे लास्ट में टर्मिनल पे, कॉर्नर पे। और ये टर्मिनल से सिग्नल एक केमिकल रिलीज करता है, केमिकल। और ये केमिकल रिलीज करने के बाद वो अगला न्यूरॉन में चला जाता है, यानी कि आपका एक न्यूरॉन, एक डेंड्राइट से आपका एक्सॉन में, फिर ये न्यूरॉन है, और दूसरा न्यूरॉन में जाएगा, तो दूसरा न्यूरॉन का आपका जो डी है डेंड्राइट, वो इसके बीच में ये केमिकल जो है, केमिकल को एक्सेप्ट करता है। फिर वो धीरे धीरे इसको कहाँ भेजता है? एक्सॉन पे। फिर एक्सॉन से अगला डेंड्राइट, ऐसे करते करते वो ट्रेवल करते हुए हमारे ब्रेन पर पहुंच जाता है। और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर देता है कि आपने जो देखा है वो क्या है, आपने जो सूंघा है वो क्या है, किस चीज की स्मेल है, आपने जो सुना है वो आपने क्या सुना है, वो हमारा ब्रेन बताता है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ नर्व सेल न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी 10⁻11 है, और इसका केवल 98% सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में पाया जाता है। 10⁻11 न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में, कहीं कहीं 10⁻14 भी देता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू जो है पर्यावरण से इंफॉर्मेशन लेगा। वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है, आप देख रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्ट का देखना हो गया, सुन रहे हैं तो आवाज को लेना हो गया, और अगर सूंघ रहे हैं तो उसका सेंट को लेना हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो उसको डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर के थ्रू। ये रिसेप्टर आपका लगा होता है बॉडी में, जैसे कि ये रिसेप्टर हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा होता है। जैसे कि आप कान का बात करते हैं तो ऑडिटरी रिसेप्टर होगा जो कि साउंड को डिटेक्ट करेगा। नोज का बात करें तो आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर उसमें लगा होगा और वो डिटेक्ट करेगा स्मेल को। टंग का बात करें, जीभ का, तो उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर लगा होगा, वो डिटेक्ट करेगा टेस्ट को। आई का बात करें तो ऑल्फैक्टरी गलती लिख दी है, ऑप्टिकल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सुधार लीजिए, सुधार देते हैं आपके सामने में। ऑप्टिकल रिसेप्टर, ठीक है, ऑप्टिकल रिसेप्टर, ठीक है। और ये ऑप्टिकल रिसेप्टर क्या करेगा? आपका देखने में डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट ऑब्जेक्ट टू सी। और स्किन जो है वो क्यूटेनियस रिसेप्टर होता है उसमें, जो कि फिजिकल चेंज, टेम्परेचर, पेन, इस सब को डिटेक्ट करेगा। जैसे आपका कुछ भी फिजिकल चेंज हो गया, हल्का सा भी, ठंडा गर्म, टेम्परेचर चेंज, पेन, आपको दर्द हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करेगा कौन? क्यूटेनियस रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर आपके सेंस ऑर्गन में लगे होते हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ जाता है? सबसे पहले यहाँ पर जाता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट में जाता है। डेंड्राइट के बाद जाता है वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से एक्सॉन के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। और इसी के जस्ट बगल में एक अगला न्यूरॉन होगा, अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट में आएगा, फिर उसका सेल बॉडी में, फिर ऐसे करते करते ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होगी, यह नर्व सेल के डेंड्राइटिक टिप, यानी कि डेंड्राइट का टिप सबसे मुंह में उसका चला जाता है, कलेक्ट होगा, और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है। बताए थे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करेगा, और ये इंपल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में चला जाएगा,
फिर उसके बाद एक्सॉन तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद एक्सॉन के द्वारा एक केमिकल रिलीज किया जाएगा, एक्सॉन फिर उसको एक केमिकल रिलीज करेगा, और वह केमिकल पुनः अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। यानी कि डेंड्राइट जो है उससे जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन एक केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल रिलीज एक्सेप्ट कौन करेगा, अगला न्यूरॉन का डेंड्राइट। यानी कि हम बताए थे एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, ऐसे करते करते 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन है, हम बताए थे 11 या 14 जो भी है आप देख लीजिएगा, और वो पहुंचेगा कहाँ पर, ब्रेन पर। ठीक है, इतना सारा ट्रेवल, लेकिन इस ट्रेवल करने में उसको टाइम नैनो सेकेंड लगता है, नैनो सेकेंड। आप बोलिएगा सर सर 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन जाता है और तो उसको तो 1 घंटा लगना चाहिए। तो 1 घंटा अगर लगेगा तो पता चला आपका शरीर में आग लग जाएगा। जैसे आपका शरीर में आग लगता है, आप हाथ को कितना जल्दी खींचते हैं, जैसे आपका हाथ किसी आग पे गया या कोई कांटा आपका पैर में गिरा, तो आप अपना पैर कितना तेजी से खींचते हैं, यानी कि समझिए आप सेकंड भी नहीं लगता है, आप अपना पैर को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बता देता है पैर हटा लो, वहां पर कांटा गड़ा हुआ है या वहां पर आग लगा हुआ है, आपका स्किन डैमेज हो सकता है, आप अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये काम ब्रेन करता है। और समझिए ये आपका 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन्स के पास जाता है, और इतना सारा प्रक्रिया होता है, तो ये कितना स्पीड में होता होगा, इसका कितना स्पीड होगा समझिए। और ये इसका स्पीड नैनो सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड में। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ लिए। अगर आपको नर्व सेल या किसी भी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल लेना हो, बोन चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, ब्लड चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप वो प्रीवियस पहले जाके नर्वस सिस्टम आप रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट होगा या आपको लगेगा कि कोई टॉपिक जिस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू का बात करते हैं, प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो है आपका ये मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसमें आपका दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है इसको बोलते हैं विभाज्योतक। ठीक है, मेरिस्टेम का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवीजन, विभाजन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विभाज्योतक। ठीक है, यह टिश्यू के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि उत्तक के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका 3 टाइप है। क्या है? 3 टाइप। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम को हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम को बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्लांट के टॉप पर पाया जाएगा, या तो आपको प्लांट के टॉप पर पाया जाएगा, या तो रूट के एंड पर पाया जाएगा, जड़ के लास्ट पर, कॉर्नर पर। ये इसको लंबा करता है। यह प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, प्लांट का लंबाई को बढ़ाना, प्लांट लंबा होगा तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण होगा। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि मोटाई। अब तना वगैरह मोटा होगा ना, मोटाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जड़ और तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अर्थात प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप एपिकल और लेटरल समझ गए हैं, लंबाई और मोटाई। इंटर कैलरी मेरिस्टम का बात करें, अंतर्वेशी विभाज्य तक, तो ये प्लांट के नोड यानी कि गांठ में पाया जाता है। ठीक है, और देखिएगा किसी किसी प्लांट का गांठ से एक नया तना निकलता है, नया स्टेम, नया तना निकलता है। और गांठ के पास से नया तना निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। जैसे कि आप गन्ना का प्लांट देखिए, देखे होंगे, या बांस का पौधा देखे होंगे, तो बांस का पौधा में गांठ के पास से ही आपका स्टेम निकलता है, तना निकलता है। आगे आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसको स्थायी उत्तक भी बोलते हैं, और इसका 2 पार्ट है, सिंपल टिश्यू यानी कि सरल उत्तक, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक। ठीक है, और सिंपल टिश्यू जो है इसको पहले पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। सिंपल टिश्यू ये एक ही प्रकार के सेल से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ये एक सेल का नहीं बना होता है। इसके 3 प्रकार हैं, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक, पैरेंकाइमा को मृदु उत्तक बोलते हैं, और कॉलेंकाइमा को स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं, और स्क्लेरेंकाइमा को दृढ़ उत्तक बोलते हैं। ये समझना है आपका, ये दोनों जो है पहला दोगो, पैरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा, इस दोनों को लिविंग सेल बोलते हैं, लिविंग सेल। और स्क्लेरेंकाइमा जो तीसरा वाला है उसको डेड सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है। ठीक, मृत कोशिकाओं से बना होता है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। पैरेंकाइमा का कार्य क्या है? फूड स्टोर करना। पैरेंकाइमा जो पहला वाला चीज था, इसका काम है फूड स्टोर करना। ठीक है,
यह प्लांट के सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि प्लांट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, पैरेंकाइमा। ये लिविंग सेल से बना होता है और यह काफी मुलायम होता है, मुलायम वाले पार्ट में पाया जाता है। इसका दो पार्ट डिवाइड किया गया है, क्लोरेंकाइमा और एरेंकाइमा। आपसे पूछ देगा ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पैरेंकाइमा जो आप पढ़ रहे हैं, अगर इसमें क्लोरोफिल पाया गया, ठीक है, क्लोरोफिल जो अपना खाना बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट में, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्लोरेंकाइमा। ठीक है, क्लोरो से क्लोरीन, याद वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा पैरेंकाइमा जो जल में तैरता है उसको बोलते हैं एरेंकाइमा, एरेंकाइमा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, पैरेंकाइमा का काम हो गया, इसका काम है फूड स्टोर करना। रिवीजन कर लेते हैं, फूड स्टोर करना ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट में पाया जाता है और ये मुलायम चीजों में पाया जाता है, प्लांट के मुलायम चीजों में। अगर इसमें पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया तो उसको बोलेंगे क्लोरेंकाइमा, और अगर ये पानी में तैरेगा तो इसको बोलेंगे एरेंकाइमा, ठीक। तो आपका पैरेंकाइमा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कॉलेंकाइमा में, ठीक। कॉलेंकाइमा जो है इसका काम है प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करना और लचीलापन प्रदान करना। जैसे कि आप देखते होंगे लता, लता जो होता है ना, उसको सहारा की जरूरत पड़ता है, लेकिन सहारा नहीं दीजिएगा ना फिर भी वो झुक जाएगा, बिना टूटे हुए आसानी से झुक जाता है। तो ये काम किसका है, कॉलिंग कायमा। कॉलिंग कायमा से आप ये याद रखिएगा, कॉलिंग कायमा का मतलब होता है लता, ठीक है, यानी कि प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, बिना टूटे ही वो झुक जाएगा। अगला है आपका स्क्लेरेंकाइमा, यानी कि दृढ़ उत्तक। ये डेड सेल का बना होता है। स्क्लेरेंकाइमा का बात करते हैं, यह प्लांट को हार्ड बनाता है क्योंकि ये डेड सेल से बना होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, सीड कोट। जैसे आप अखरोट खाएं, अखरोट, अखरोट के बाहर में देखिएगा एक कवर होता है, इसको फोड़ के अंदर से निकालते हैं, उसको अंदर वाला चीज खाते हैं आप। तो अखरोट का जो कवर होता है वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। नारियल का कवर देखें, नारियल, नारियल फोड़ते हैं तो नारियल का कवर हटाना पड़ता है। तो नारियल का कवर जो है आपका डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिकाओं का, जो होता है स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। प्लांट की छाल, ये आपका स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट में टिश्यू कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज होता है इसका। तो हम लोग सिंपल टिश्यू देख चुके हैं। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को भी आई, जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वो लगा दीजिए। अगर बिहार दरोगा पूछेगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। आते हैं इसमें, ये डिफरेंट टाइप के सेल से निर्मित होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जाइलेम और फ्लोएम। और जाइलेम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। जैसे हम लोग एनिमल में पढ़े थे ना, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ जो है वस्कुलर टिश्यू है, वैसे ही प्लांट में जाइलेम और फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू, यानी कि संवहनी उत्तक। जाइलम नाम से याद रखिए, जौ से जाइलम, जौ से जल, ठीक है। तो जाइलम जो है जल का, यानी कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ले जाएगा। यानी कि जाइलम का काम क्या है, जल का ट्रांसपोर्ट करना। और फ्लोएम, फॉस से फूड। और प्लांट में फूड क्या होगा, ग्लूकोज ही ना होगा। तो यहाँ फ्लोएम का काम क्या है, फूड, यानी कि ग्लूकोज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना। फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलेम और फ्लोएम आपका ट्रिक से याद हो गया। आगे आते हैं, जाइलेम जो है चार कोशिकाओं का बना होता है और फ्लोएम भी चार कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। जाइलेम का चार कोशिका कौन कौन है, ट्रैकिड्स, वेसेल्स, एक्स पैरेंकाइमा और एक्स फाइबर। तो ट्रैकिड्स को हिंदी में बोलते हैं वाहिनिकाएं, वेसेल्स को बोलते हैं वाहिनी, एक्स पैरेंकाइमा को बोलते हैं मृदुतक और एक्स फाइबर को बोलते हैं तंतु। उसी तरह फ्लोएम का बात करेंगे तो फ्लोएम चार कोशिकाओं का बना होता है, सीव ट्यूब यानी कि चालनी, और कॉम्पेनियन सेल यानी कि सहायक कोशिका, पी पैरेंकाइमा और पी फाइबर। यहाँ पे एक्स पैरेंकाइमा का मतलब, एक्स का मतलब हो गया जाइलेम पैरेंकाइमा, ये जाइलेम का है ना। अब पी का मतलब हो गया फ्लोएम, फ्लोएम पैरेंकाइमा, ठीक है। और एक चीज और आप समझिएगा कि पैरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा आपका लिविंग सेल्स है, तो यहाँ पर ये भी आपका लिविंग सेल होगा, लिविंग सेल होगा, ठीक है, लिविंग सेल। अब इसमें हम आगे आपको बताएंगे कौन लिविंग सेल है, कौन आपका डेड सेल है। सबसे पहले आते हैं ट्रैकिड्स और वेसेल्स। इसमें जाइलेम का, जाइलेम में पढ़ेंगे तो उसमें ट्रैकिड्स और वेसेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रैकिड्स और वेसेल्स का काम क्या है, यानी कि वाहिनिकाएं और वाहिनी का काम क्या है, ये डेड सेल का बना होता है, ये दोनों आपका डेड सेल का बना होगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल करना। यानी कि प्लांट, जैसे आपका प्लांट है, ये मैं आपका प्लांट का फोटो बता रहा हूँ। अगर प्लांट को ऊपर ले जाना है खाना, या ऊपर से नीचे लेके आना है, तो वो काम किसका होगा, ट्रैकिड्स और वेसेल्स का, वर्टिकल कंडक्शन। लेकिन अगर यही प्लांट है, ये प्लांट है आपका, और हॉरिजॉन्टल, यहां से यहां एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में ले जाना है, तो वहां पर आपका सीव ट्यूब काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है आपका, सॉरी, एक्स पैरेंकाइमा काम करता है, एक्स पैरेंकाइमा।
तो इस दोनों का काम है वर्टिकल कंडक्शन, इस दोनों का। और एक्स पैरेंकाइमा का काम क्या है, हॉरिजॉन्टल कंडक्शन। ठीक है, अब आते हैं बाय प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन और ऑस्मोसिस। हाँ, वाटर और मिनरल्स को कैसे ले जाएगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक, उसका दो एक्शन है। एक तो है कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व प्रक्रिया, और दूसरा है ऑस्मोसिस। ठीक है, केशिकत्व प्रक्रिया और ऑस्मोसिस के द्वारा ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ले जाते हैं। आगे आते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का काम क्या है, फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करना। ये जो सीव ट्यूब है, इसमें आपका किसमें है, ये फ्लोएम में। ये सीव ट्यूब का काम क्या है, फूड को ले जाएगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट। और कॉम्पेनियन सेल, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है कॉम्पेनियन सेल, इसका काम है लोडिंग और अनलोडिंग करना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बस है, तो एक आदमी स्टाफ रखते हैं ना, सामान चढ़ाने के लिए और सामान उतारने के लिए। तो ये बस में चढ़ाने और उतारने का काम करेगा कॉम्पेनियन सेल, और उसको ले जाने का काम करेगा सीव ट्यूब। ठीक है, तो ये आप समझ गए। सीव ट्यूब का काम है ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का। कॉम्पेनियन सेल का लोडिंग और अनलोडिंग काम है। ठीक है, कॉम्पेनियन सेल का काम है लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ फूड करना। बोथ आर डेड सेल, इसमें भी आपको बता दिए थे, पहला दोनों डेड सेल है, इसमें भी पहला दोनों डेड सेल है। डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, आगे आते हैं। एक्स पैरेंकाइमा का काम है लिविंग, ये लिविंग सेल का बना होता है, इसका काम है वाटर और मिनरल का हॉरिजॉन्टल कंडक्शन करना। उसी तरह पी पैरेंकाइमा का काम है, एक्स पैरेंकाइमा पी पैरेंकाइमा दोनों का काम है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंडक्शन करना। और आपका एक चीज और याद रखिएगा, पी के पैरेंकाइमा तो हो गया, फूड स्टोर करना भी इसी का काम है। फूड स्टोर करना भी पी पैरेंकाइमा का काम है, फूड स्टोर भी करना और हॉरिजॉन्टल कंडक्शन भी करना। ठीक, आगे आते हैं एक्स फाइबर डेड सेल का बना होता है, पी फाइबर भी डेड सेल का बना होता है। यानी कि ये दोनों तो डेड सेल था ही, ये भी डेड सेल, इसमें ये दोनों तो डेड सेल था ही, ये भी डेड सेल। सिर्फ लिविंग सेल आपका क्या है, एक्स पैरेंकाइमा और पी पैरेंकाइमा, जाइलम और फ्लोएम में ये लिविंग सेल है। तो आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं आपका एक्स पैरेंकाइमा तो पढ़ ही चुके हैं। एक्स फाइबर का काम है प्लांट को सपोर्ट प्रदान करना, और पी फाइबर का काम है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रदान करना। दोनों को मिला के पढ़िए। जैसे इस दोनों का काम इससे रिलेट कर रहा है, ट्रैकिट्स और वेसल्स का काम सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से रिलेट कर रहा है। कैसे, ये भी वर्टिकल कंडक्शन करता है, ये भी वर्टिकल कंडक्शन करता है। अंतर क्या है, जाइलम वाला जो है वो जल का कंडक्शन करेगा और फ्लोएम वाला फूड का कंडक्शन करेगा। एक्स फाइबर जो है वो सपोर्ट प्रदान करेगा, तो पी फाइबर भी है वो सपोर्ट प्रदान करेगा। एक्स पैरेंकाइमा हॉरिजॉन्टल कंडक्शन, तो पी पैरेंकाइमा भी आपका हॉरिजॉन्टल कंडक्शन। ये रिलेट करके पढ़िए आप, इसीलिए मैंने इसको रिलेट करके पढ़ाया है। और ये आपको अगर रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता, विश्वास कीजिए आपको याद नहीं होता। ठीक है, आगे आते हैं। ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, प्लांट के पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, यानी कि रंध्र, ठीक है, जो खुलता और बंद होता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा प्लांट में H2O और O2 रिलीज करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और कभी कभी ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है तो प्लांट से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। इसी को ट्रांसपायरेशन को कभी कभी हम लोग बोलते हैं नेसेसरी इविल। ठीक है, नेसेसरी बोलते हैं, जरूरी भी है और दुश्मन भी है अगर ज्यादा होने लगा तो। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रकृति का जो क्या बोलते हैं वाटर का यूज करता है वो यूकेलिप्टस का पेड़, यूकेलिप्टस। इतना ज्यादा अब जहां भी रहेगा वो वहां पे जमीन से सॉइल का वाटर खत्म कर देगा। इसलिए इसको पर्यावरण का शत्रु भी बोलते हैं, पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस का प्लांट को। ठीक है, ट्रांसपायरेशन बहुत होता है। जमीन से वो क्या करेगा, आपका जमीन से पानी खींचेगा और पत्तियों के द्वारा निकाल देगा। तो भाई ये बहुत हार्मफुल है ना, आप जमीन में पानी रहना जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं। पोटोमीटर, पोटोमीटर क्या है, ट्रांसपायरेशन का रेट मेजर करता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है। ट्रांसपायरेशन की रेट मेजर करता है कौन, पोटोमीटर। ठीक है, तो इतना ही था मेरा टिश्यू का चैप्टर। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए अभी तुरंत, और सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको पल पल की अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो आपकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो इतना ही था मेरा वीडियो, और बाकी का वीडियो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा, और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरे चैनल पर जुड़े रहने से। ठीक है, तो इतना ही आज का वीडियो है। आगे हमारा